गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जून भी जाने वाला है, जून भी निकलने वाला है, बोर्ड्स हैं। मैं बार बार याद दिलाती रहती हूँ आपको एक अच्छी टीचर की तरह। आप भी याद रखा करो। बाकी आप लोग समझदार हो, मुझे पता है आप लोग याद रखते ही होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं अभी, पॉलिटिकल साइंस का। हम लोग ये चैप्टर काफी ज्यादा बड़ा है, बोर मत हो, अपना इंटरेस्ट बना के रखो क्योंकि तुम लोग बहुत सारे देशों के बारे में जान रहे हो। ठीक है, आई नो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होगा इन सभी देशों में घूमने का, इनके बारे में जानने का। तो जान लो इनके बारे में, इंटरेस्ट के साथ जान लो भाई। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रशिया के बारे में। हम लोग ने रशिया के बारे में थोड़ा सा जाना था चैप्टर 1 में। जिन्होंने नहीं देखा है चैप्टर 1 वो देख लो ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको एक बार दोबारा से बता दे रही हूँ कि क्या है रशिया, कहाँ से आया रशिया, किसका पार्ट है। तो यूएसएसआर, सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो वो 15 रिपब्लिक्स में टूटा था। ठीक, मतलब 15 देशों में उसको तोड़ा गया था सोवियत यूनियन को, जिसमें से एक रशिया भी था। रशिया जो था वो लार्जेस्ट रिपब्लिक था, इसलिए उसको सक्सेसर बनाया गया था सोवियत यूनियन का। मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि जो रशिया है वो सोवियत यूनियन का बेटा है। सोवियत यूनियन का बेटा जो है वो आगे रशिया है। ओके, जब वो खत्म हो गया सोवियत यूनियन का, जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तब रशिया सामने आया था। अब उसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, वो क्यों टूटा, वो सब कुछ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो मैं ये चीजें आपको लिखवा दे रही हूँ। बाकी आप लोग भी साथ में नोट्स बनाते रहें क्योंकि अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए भी। बार बार तो आप फोन से पढ़ने नहीं वाले हैं। और पता है अपनी लैंग्वेज में बनाए हुए नोट्स जो है ना वो हमेशा याद रहते हैं। जैसे आप लोग कुछ लिखोगे ना तो वो आप जब एग्जाम में बैठोगे तब आपको याद आएगा, अरे मैंने वो चीज लिखा था, तो वो आप लोग ना और आसानी से लिख पाओगे। रिपब्लिकन स्टेट्स जो मैं बोलती हूँ ना, कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो मैं बोल जाती हूँ और मैं नहीं लिखती हूँ, तो वो भी आप लोग ना कई बार लिख लिया करो। या आपको लगता है कि आप इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो आप उसमें लिख लिया करो, जैसे आपको ठीक लगे। बट मेरा सजेशन है कि नोट्स जरूर बनाया करें। बाकी अगर आपको आंसर राइटिंग चाहिए हो, मतलब मैं आपको क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आंसर्स प्रिपेयर करके दूं तो आप वो भी बता दो, मैं वो भी कर सकती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे भी आपको हेल्प चाहिए हो, आई एम देयर फॉर यू, ओनली फॉर योर हेल्प। ठीक है, तो ये है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन फॉर्म 15 रिपब्लिक स्टेट्स। मतलब 15 रिपब्लिक स्टेट्स में वो टूटा था, जिसमें से क्या लिख दिया मैंने ये जिसमें से रशिया जो था वो लार्जेस्ट रिपब्लिक था, इसलिए उसको सक्सेसर बनाया गया था सोवियत यूनियन का। अब अगर वो सोवियत यूनियन का सक्सेसर है, मतलब सोवियत यूनियन का बेटा है, तो जाहिर सी बात है जो भी सोवियत यूनियन की जायदाद होगी वो सारी रशिया को ही तो मिलेगी। तो वही चीज हुआ, बहुत सारे राइट्स जो सोवियत यूनियन के पास थे वो बाद में रशिया को दे दिए गए। सो ऑल द राइट्स दैट वर। अच्छा, मैं आपको एक और सजेशन देना चाहती हूँ कि प्लीज सीरियस हो जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि 12th है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा पूरा दिन पढ़ते रहें, बट पूरा पूरा दिन खेलते रहो, मस्ती करते रहो, यूट्यूब देखते रहो, शॉर्ट्स देखते रहो, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अभी मतलब थोड़ा थोड़ा दिन में अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ रहे हो ना, जितना मतलब नोट्स 15 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी पढ़ रहे हो वो पढ़ो, इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो अब क्या क्या उसको जायदाद में मिला रशिया को। एक तो मिले न्यूक्लियर वेपन्स, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे सोवियत यूनियन के पास वो सारे मिल गए थे रशिया को। और क्या मिला उसको, मिला परमानेंट मेंबरशिप। परमानेंट मेंबरशिप कहाँ की, सिक्योरिटी काउंसिल की, जो कि है यूएनओ में। इसी की वजह से वीटो पावर मिलता है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। और अब अगर उसको जायदाद मिली है तो जो उसने रूल्स बनाए थे सोवियत यूनियन ने, जो भी उसने संधियां करी थी, ट्रीटीज करी थी,
वो सारी भी तो फॉलो करनी पड़ेगी ना उसको, तो रशिया को सारी ट्रीटीज भी फॉलो करनी पड़ी थी, हैड टू फॉलो ऑल द treaties that were made between Soviet Union and America। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रशिया है वो किस तरह की कंट्री है, मतलब क्या होता है वहां पे, किस तरह का कल्चर है, तो ये सब जवाब तो आप नहीं दे पाओगे बट ये जवाब तो दे सकते हो कि वहां पे किस तरह का रूल है। तो रशिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप आप लोग सबको पता होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या मतलब है। कुछ चीजें आप लोग याद कर लो आपके जनरल नॉलेज के लिए, आपके इस एग्जाम में तो नहीं पूछेगा बट पता नहीं कौन से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछ ले। तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, और लैंग्वेज तो सबको पता है, वहां की नेशनल लैंग्वेज रशियन है। ओके, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ रशिया पे, कि वहां के इकोनॉमिक फीचर्स क्या है। इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ रशिया आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो पहली चीज, रशिया जो है वो जीडीपी में, वर्ल्ड के उसमें ये बात हो रही है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है। तो रशिया जो है वो जीडीपी में 11th रैंक पे आता है, ठीक है, 11th इसका रैंक है। रशिया रैंक 11 बाय जीडीपी, ठीक है। बट रशिया में ना कुछ चीजें बहुत अच्छी है, मतलब कुछ चीजें वहां पे बहुत ज्यादा है, जैसे मिनरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस रिजर्व्स है, वो वहां पर बहुत ज्यादा है, ठीक है। रशिया हैज हैज ए रिच मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड गैस रिजर्व्स, काफी ज्यादा है। अब आ जाते हैं उसकी स्पेशलिटी पे, मतलब मिलिट्री फीचर्स पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लेता है रशिया के मिलिट्री फीचर्स के बारे में। अगर आप लोग में से कोई न्यूज सुनता होगा तो उसको पता होगा कि रशिया मिलिट्री से कितना ज्यादा पावरफुल है, मतलब उसकी मिलिट्री जो है वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ आर्म्स। सॉरी बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है बट फोकस करो, ठीक है। पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ आर्म्स, ये वो वाला आर्म्स नहीं है, बाजू वाला आर्म्स नहीं है, ये वेपन्स के उसमें है, ठीक है। जो ये रशिया है उसके पास बहुत पावरफुल वेपन्स हैं, ठीक है। और क्या है इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। और क्या है, परमानेंट मेंबरशिप है। परमानेंट मेंबरशिप एक बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इतने सारे देशों में सिर्फ 5 ही परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के, तो ये काफी बड़ी चीज है, सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ, ठीक है। और इसकी जो मिलिट्री है ना वो सेकंड रैंक पे आती है कैपेबिलिटी की उसमें, मतलब ये इसकी मिलिट्री बहुत ज्यादा कैपेबल है, ये सेकंड रैंक पे आता है। फर्स्ट रैंक पे कौन आता है, नहीं पता है तो होमवर्क है ये आपका, ठीक है, इसका आंसर आप दोगे। समझ में आ रहा है ना क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बता रही हूँ। तो ये तो था अभी तक रशिया के बारे में। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत। अगर आप पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको उसमें भी कई बार देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन है रशिया एंड इंडिया रिलेशंस, मतलब इंडिया और रशिया के रिलेशंस कैसे हैं, बताइए जरा कैसे हैं। दोबारा मैं बता दूं, जो न्यूज देखते होंगे उनको पता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं
और जो नहीं देखते हैं उनको हम बताते हैं, ठीक है, हम भी कोई न्यूज चैनल से कम थोड़ी ना। चलो तो हम लोग आपको बताते हैं कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस कैसे। सबसे पहली बात, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से रशिया जो है उसके इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। जबकि जब इंडिया आजाद हुआ था उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो बायपोलर हो चुका था, और इंडिया ने किसी को भी चूज नहीं किया था, अमेरिका और रशिया को किसी को भी चूज नहीं किया था, बट स्टिल रशिया ने बहुत हेल्प करी है इंडिया की स्टार्टिंग से ही। अब जिनको ये बाइपोलर का मतलब नहीं समझ आ रहा है, इंडिया और अमेरिका के चॉइस को नहीं समझ पा रहे हो, तो वही बोलूंगी मैं कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स पढ़ के आओ बच्चा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो रशिया हैज बीन हेल्पिंग इंडिया फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब बहुत जब से इंडिया वो हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, तब से उसकी हेल्प कर रहा है रशिया। ये दोनों ही देश जो है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते हैं। क्या आप लोग समझते हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है? वो मल्टीपोलर वर्ल्ड, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब होता है कि इसमें सभी देश ग्रो करें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ग्रो करे या रशिया ग्रो करे, बल्कि ये चाहते हैं कि सभी देश ग्रो करे, सभी देश डेवलप हों, ठीक है, सब लोग, सभी देश कैपेबल हों अपने देश को अच्छे से चलाने में, ठीक है। बोथ बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, ये दोनों ही देश डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं, ये दोनों ही देश डेमोक्रेटिक हैं, ओके। 80 बायलेटरल एग्रीमेंट्स हुए हैं इन दोनों के बीच में 2001 में। बायलेटरल का मतलब होता है सिर्फ इन दोनों के बीच में, मतलब दोनों के बीच में, रशिया और इंडिया के बीच में, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि इंडिया बहुत सारे हथियार खरीदता है रशिया से। इंडिया रशियन आर्म्स बायर, पता नहीं आज इतना कटिंग कैसे हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, ये बायर है। इंडिया रशियन आर्म्स बायर, मतलब इंडिया जो है वो रशिया से बहुत सारे आर्म्स खरीदता है, हथियार खरीदता है। अभी कुछ टाइम पहले ही इंडिया ने एक फाइटर प्लेन खरीदा था, नाम मुझे याद नहीं है, ठीक है। और क्या करता है, बहुत सारा ऑयल जो है वो रशिया से इंडिया आता है, इंपोर्ट ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया इनटू इंडिया, ठीक है, बहुत सारा ऑयल आता है। और रशिया जो है वो हमारे साइंटिफिक प्लान्स में भी मदद करता है। रशिया हेल्प्स इन साइंटिफिक प्लान्स, मतलब जो हम लोग ये बनाते हैं ना, रॉकेट वगैरह एंड ऑल, उन सब चीजों में भी कई बार रशिया से हेल्प लेते हैं हम लोग, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, रशिया हमारी हेल्प करता है कश्मीर वाले इशू पे भी। रशियाज सपोर्ट टू इंडिया ऑन कश्मीर इशू, ये हमारी कश्मीर के मुद्दे पर भी हेल्प करता है। तो ये था अभी तक रशिया के बारे में। अब हम लोग एक और देश के बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट, वो है जापान। बहुत सारे लोगों को पता होगा जापान के बारे में, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो कि, तो मैं आपको बता दूं क्या क्या है। जापान जो है एक पावरफुल देश है, बट पहले मैं आपको हिस्ट्री दे दूं कुछ जापान की थोड़ी सी, जो कि है जुड़ी हुई वर्ल्ड वॉर 2 से। जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा होगा उनको पता होगा, मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, डिटेल में चैप्टर 1 की वीडियो में है, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। जापान जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 में उसने पार्ट लिया था, जिसमें वो एक्सिस पावर का हिस्सा था। दो ग्रुप्स थे, एक एलाइड पावर था, एक एक्सिस पावर था, और जापान जो था वो एक्सिस पावर का हिस्सा था। इस टाइम पे क्या हुआ था, जापान के ऊपर 2 एटम बॉम्ब गिराए गए थे। वाह, मेरी स्पेलिंग तो देखो कोई, ओके, एटम बॉम्ब गिराए गए थे 1945 में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था दो जगहों पे। वो जगह थी हिरोशिमा एंड नागासाकी,
उन एटम बॉम्ब्स का असर आज भी देखने को मिलता है जापान में, क्योंकि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। उन एटम बॉम्ब्स के नाम थे लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बट स्टिल आज के टाइम पे आप जापान के बारे में पढ़ोगे तो जापान एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है। और जापान के बारे में इंटरेस्टिंग क्या है कि जापान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जहां पे सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो वो बोलते हैं ना प्रकृति की आपदा, वो वहीं पे आती है। कभी वहां पे बाढ़ आ रही है, कभी वहां पे अर्थक्वेक आ रहा है, कभी वहां पे वोल्केनोस फट रहे हैं। तो ये जो सारी दिक्कतें हैं ये जापान में आती ही रहती हैं, बट स्टिल जापान एक ऐसा देश है कि वो बार बार उन प्रॉब्लम्स को फेस करके, उन प्रॉब्लम से जूझ के दोबारा खड़ा होता है, ठीक है। दोबारा खड़ा होने का मतलब अच्छे से खड़ा होता है, ये नहीं कि हाँ बर्बाद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो मतलब बहुत मेहनत करके वो खुद को स्ट्रांग वहां पे बना के रखता है। अब अगर मैं पूछूं कि जापान में किस तरह का रूल है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि वहां पर राजा है और प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, कि वहां पे राजा भी है और प्राइम मिनिस्टर भी है। अब इसके कुछ इकोनॉमिक फीचर्स देख लेते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी जो है वो जापान में देखी जाती है, पाई जाती है। काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है जापान की। जापान जो है वो थर्ड रैंक पे आता है जीडीपी में, ठीक है। जीडीपी में इसकी थर्ड रैंक है, मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये वर्ल्ड के लेवल पे बात हो रही है, ओके। और यहाँ पे हर तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना ज्यादा इंडिया में भी तो काफी ज्यादा चीजें इंपोर्ट होती हैं जापान से, ठीक है। तो ये इसका ट्रेड में काफी ज्यादा अच्छा वो है, काफी अच्छा मतलब ट्रेड का बिजनेस है। तो ये इसका इकोनॉमिक फीचर्स है जहाँ पे वो कमाता है, एक्सपोर्ट से वो बहुत ज्यादा कमाता है। और जापान एक सच में बहुत मेहनती देश है, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं यहाँ के लोग। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।